कभी कभी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जहां प्यार और सच दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। एक तरफ वो लड़की जिसने अपने जिंदगी की हर सांस किसी और के नाम कर दी, और दूसरी तरफ वो लड़का जो सच की तलाश में अपनी मोहब्बत तक दांव पर लगा देता है। कभी नफरत से शुरू हुई ये कहानी कैसे बन गई प्यार, माफ़ी और इंसानियत की मिसाल। यही है राहुल और अवनी की दास्तां, जहां इश्क ने सिखाया कि माफ़ करने वाला ही असली विजेता होता है। तो आइए सुनते हैं कैसी कहानी जो दिल को रुलाएगी भी और सुकून भी दे जाएगी। क्या हुआ रे अवनी, इतना शोर क्यों मचा रखा है तूने? रसोई से बाहर आती संजना ने अपनी बेटी को घूरते हुए पूछा। अवनी रोते हुए बोली, मम्मा मेरे पैर में कांटा चुभ गया है, बहुत दर्द हो रहा है, निकाल दीजिए ना वरना मैं मर जाऊंगी। छोटी सी लड़की थी पर रो ऐसे रही थी जैसे कोई बहुत बड़ी चोट लग गई हो। संजना ने पास जाकर देखा, पैर में छोटा सा कांटा था, बस थोड़ा खून निकला था। अवनी तू भी ना, इतना सा कांटा है और पूरे मोहल्ले को सिर पर उठा लिया है, संजना झुंझलाकर बोली। पर अवनी की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तभी संजना की नज़र गेट की ओर गई। सामने राहुल जा रहा था। वो उनके घर में किराए पर रहता था और पास के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर था। राहुल बेटा जरा इधर आना तो, संजना ने आवाज़ दी। राहुल रुका, मुस्कुराया और बोला, जी आंटी क्या हुआ? जरा इस नालायक की मदद कर दो, पैर में कांटा चुभा है लेकिन नाटक ऐसा कर रही है जैसे तलवार घुस गई हो, संजना थक कर कहा। राहुल ने मुस्कुराकर देखा। छोटी सी अवनी जो मुश्किल से 12-13 साल की होगी, आंखों में आंसू, नाक लाल, पर गालों पर नखरे टपक रहे थे। चलो छोटी डॉक्टर, पैर दिखाओ, राहुल बोला और पास आकर नीचे झुका। अवनी ने पहले तो पैर पीछे खींच लिया। ना ना आप मत छूइए, दर्द होगा। अरे बाबा दर्द नहीं होगा, मैं डॉक्टर हूँ। जाली डॉक्टर हो, वो तुनक कर बोली। राहुल हंस पड़ा। अच्छा जाली डॉक्टर हो तो ठीक है, अब कांटा खुद ही निकालो। इतना कहकर राहुल उठने ही वाला था कि अवनी बोली, रुकिए ना, निकाल दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। संजना अंदर चली गई थी। अब कमरे में सिर्फ अवनी और राहुल थे। राहुल ने हल्के से उसका पैर अपनी जांघ पर रखा। छोटे छोटे पैर सफ़ेद जैसे दूध से बने हों। उसने धीरे से कांटा निकाला। लो अब चेक करो, दर्द है? अवनी ने पैर नीचे रखा और चेहरे पर चमक आ गई। अरे वाह, दर्द तो चला गया। राहुल ने राहत की सांस ली और उठने लगा। अरे सुनिए, अपनी फीस तो लेते जाइए, अवनी ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। राहुल पलटकर बोला, फीस ये है कि 2 मिनट के लिए ये ज़बान बंद रखो। अवनी ने मुंह फुला लिया और राहुल बाहर निकल गया। शाम ढली। राहुल अपने अस्पताल पहुंचा। मरीजों की लाइन खत्म होते ही उसका दोस्त विवान मल्होत्रा कमरे में दाखिल हुआ। भाई तू हिंदुस्तान में हीरो बन गया, सब तेरा नाम लेते हैं, डॉक्टर राहुल मेहरा। विवान ने हंसते हुए गले लगाया। अरे तू कब आया यार? अभी कल रात, सोचा सरप्राइज दूं। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। चलो अब हॉर्स राइडिंग चलते हैं कल सुबह, तेरे बिना मज़ा नहीं आता यार। ठीक है भाई, कल चलते हैं। तभी दरवाज़ा खुला। एक नर्स घबराई हुई अंदर आई। डॉक्टर राहुल जल्दी चलिए, इमरजेंसी है। राहुल तुरंत उठ खड़ा हुआ। विवान भी पीछे पीछे चल पड़ा। वार्ड के बाहर भीड़ लगी थी। क्या हुआ? राहुल ने पूछा। सर, एक आदमी को गोली लगी है, उसने डॉक्टर नंदिनी को बंदूक की नोक पर पकड़ रखा है और किसी को अंदर जाने नहीं दे रहा, पुलिस को बुलाने से मना किया है, नर्स बोली। राहुल का चेहरा गंभीर हो गया। गार्ड को बुलाओ, दरवाज़ा तोड़ो। अगले ही पल दरवाज़ा तोड़ा गया। अंदर का मंजर देख सब दंग रह गए। एक घायल आदमी, बगल में डॉक्टर नंदिनी और उसकी कनपट्टी पर बंदूक। कोई आगे बढ़ा तो इसे मार दूंगा, वो चिल्लाया। विवान ने एक नज़र में सब समझ लिया। आदमी की आंखों में डर था, माथी पर पसीना। एक सेकंड भी बर्बाद न करते हुए विवान ने अपनी जैकेट से छोटा नाखून निकाला और उस आदमी के हाथ पर फेंका। बंदूक नीचे गिरी, नर्सें चिल्लाई और गार्ड्स अंदर घुसे। राहुल ने नंदिनी को संभाला, जबकि विवान ने आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस आई और उसे ले गई। राहुल ने गुस्से से विवान को देखा। तू हीरो बनने से बाज नहीं आएगा ना? अगर चाकू जरा भी चूका तो नंदिनी को लग जाता। विवान मुस्कुराया। अगर मैं ना होता तो गोली चल जाती। उसकी नज़र नंदिनी पर गई। बड़ी डरी हुई आंखें, होंठ कांप रहे थे। वो धीमे स्वर में बोला, मेरा निशाना कभी नहीं चूकता डॉक्टर। नंदिनी ने बस उसकी तरफ देखा, बिना कुछ बोले।
विवान उसे देखकर मुड़ गया, पर उसके मन में कुछ गहरा उतर गया था। वो मासूम चेहरा, उसकी डरती हुई आंखें अब उसे चैन नहीं लेने दे रही थीं। रात बीती। सुबह का वक्त था। कॉलेज जाने की तैयारियों में अवनी जुटी हुई थी। वो फ़ोन पर अपनी दोस्त सोहा से बात कर रही थी। सोहा, मनाली की ट्रिप का मज़ा आएगा ना, बस पापा मान जाए। नीचे सीढ़ियां उतरते हुए उसकी टक्कर राहुल से हो गई। बैग गिर गया, फ़ोन भी नीचे जा गिरा। राहुल ने झट से उसकी कमर पकड़कर गिरने से बचा लिया। वो सीधे उसके सीने से अटक रही। हाय मेरा मोबाइल, अवनी चिल्लाई। देख के नहीं चल सकते क्या, नकली डॉक्टर? राहुल बस मुस्कुराता रह गया। ये किधर जा रही है? राहुल ने नीचे खड़े रमेश शाह से पूछा। कॉलेज ट्रिप पर मनाली जा रही है। नहीं अंकल, ये कहीं नहीं जाएगी। राहुल का लहजा सख्त था। आप होते कौन है मुझे रोकने वाले? अवनी ने उंगली उठाई। मेरे पापा ने इजाजत दी है। राहुल ने गहरी सांस ली। अंकल माफ कीजिए, पर मैं इसे इतने दूर अकेले नहीं जाने दे सकता। आपने मुझे बेटा कहा है तो बेटे का हक निभाऊंगा। रमेश शाह ने कुछ पल सोचा, फिर बोले, अवनी, अंदर जाओ। अवनी की आंखें भर आईं। पापा, अब आप भी इस नकली डॉक्टर की बात मान रहे हैं? अवनी, जो कहा है वो करो। वो गुस्से से कमरे में चली गई। दीवार के पीछे छुपकर उसने राहुल की बातें सुनी। अंकल, अवनी बहुत जिद्दी हो गई है, हर बार उसकी बात मानना सही नहीं। और उसी पल से अवनी के दिल में राहुल के लिए नफरत की एक आग जल उठी। उसे लगा इसी ने उसके सपनों की ट्रिप बिगाड़ दी। दूसरी ओर विवान मल्होत्रा अब भी डॉक्टर नंदिनी के बारे में सोच रहा था। उसकी तस्वीरें, उसका चेहरा, उसकी झिझक, सब उसकी आंखों के आगे घूम रहे थे। 24 घंटे में उसने उसके बारे में सब पता कर लिया था। नंदिनी एक मिडिल क्लास डॉक्टर थी, बाप नहीं था, माँ बूढ़ी थी और कोई रिश्ता भी नहीं था। ये सुनकर विवान का दिल और मचल उठा। वो सिंगल है, उसने सिगरेट का कश लेते हुए खुद से कहा। उसी शाम उसने राहुल से कहा, यार मुझे लगता है मुझे प्यार हो गया है, फर्स्ट साइट लव। राहुल चौंका। क्या पागलपन है विवान, डॉक्टर नंदिनी कोई खिलौना नहीं है। विवान हंस पड़ा। तो फिर तू ही मेरी मदद कर। राहुल ने माथे पर हाथ रख लिया। मतलब तू चाहता है मैं रिश्ता लेकर जाऊं? हाँ, और अगर बीजान यानी मेरी दादी को मत बताना, बस तू मेरे भाई बनकर चल। राहुल जानता था विवान के लिए ना कहना बेकार था। उसने हामी भर दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस हाँ से सबकी जिंदगी बदलने वाली है। अगले ही दिन राहुल ने विवान के कहे अनुसार तैयारी कर ली। सुबह सुबह उसने अपने कोट टाई पहनी, बाल सलीके से संवारे और कार में बैठ गया। पर इस बार वो डॉक्टर नहीं, बल्कि दोस्त के भाई के रूप में किसी के घर रिश्ता लेकर जा रहा था। दिल में बेचैनी थी। एक तरफ दोस्त का आदेश, दूसरी तरफ नंदिनी जैसी समझदार लड़की को विवान से जोड़ने का डर। जैसे ही वो नंदिनी के छोटे से घर के बाहर पहुंचा तो देखा छोटा सा दरवाज़ा, बाहर तुलसी का पौधा और बरामदे में एक बेंच पर 2 बिल्लियां सो रही थीं। उसने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, आ रही हूँ। दरवाज़ा खुला तो सामने वही चेहरा था जिसे उस दिन अस्पताल में डरते देखा था, डॉक्टर नंदिनी। डॉक्टर राहुल, आप? वो थोड़ी चौंकी। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, अंदर आने को नहीं कहेंगी? नंदिनी ने झिझकते हुए दरवाज़ा खोला और अंदर आने का इशारा किया। अंदर सादगी थी। एक छोटी सी दीवार घड़ी, अलमारी में कुछ किताबें और कोने में उनकी मम्मी जो खाट पर बैठी थीं। राहुल ने झुककर नमस्ते की। नमस्ते आंटी, मैं डॉक्टर राहुल और ये मेरे दोस्त विवान मल्होत्रा हैं। विवान पीछे से अंदर आया। उसका आत्मविश्वास अलग ही था। साफ सुथरा सूट, महंगे जूते और चेहरे पर हल्की मुस्कान। राहुल कुछ कहता इससे पहले ही विवान ने सीधे नंदिनी की मम्मी की ओर देखा और बोला, आंटी, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। कमरे में कुछ पल की खामोशी छा गई। नंदिनी किचन में थी और उसकी आंखें एकदम फैल गईं। क्या कहा आपने? दरवाजे से बाहर आते हुए उसने पूछा। विवान सीधा उसकी आंखों में देख रहा था। मैंने कहा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। नंदिनी सन रह गई। आप मुझे जानते तक नहीं और अचानक ये सब? पहली नज़र में पहचान हो गई थी। विवान ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत अमीर आदमी हैं और मैं एक साधारण डॉक्टर। हमारी दुनिया अलग है, इसलिए प्लीज़ आप यहाँ से जाइए। वो सख्त आवाज़ में बोली। राहुल ने स्थिति संभालने की कोशिश की। डॉक्टर नंदिनी, विवान बहुत अच्छा इंसान है, उसमें आपकी बहादुरी देखकर। नंदिनी ने बात काट दी। मुझे किसी हीरो की ज़रूरत नहीं, मुझे अपने पेशे और अपनी माँ की इज्जत चाहिए।
कृपया निकल जाइए। विवान की आंखों में आग सी भड़क उठी। वो धीरे से झुककर बोला, सोच लीजिए डॉक्टर, मैंने अब तक किसी बात के लिए ना नहीं सुनी और आपसे भी नहीं सुनूंगा। राहुल ने गुस्से से उसे देखा। विवान, बाहर चल। राहुल ने उसका हाथ पकड़ा और जबरन घर से बाहर निकाल लाया। बाहर आते ही विवान ने अपनी कार के बोनेट पर जोर से मुक्का मारा। उसने मुझे मना किया, वो भी मुझे? बस कर विवान। राहुल ने कंधे पर हाथ रखा। हर इंसान को हक है ना कहने का। पर विवान की आंखों में जो आग थी वो खामोश नहीं हुई। उधर अवनी अभी तक अपने कमरे में गुस्से में पड़ी थी। ट्रिप पर ना जा पाने का दर्द उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। उसने ना अपने दोस्तों से बात की, ना मम्मी पापा से। कमरे में बैठी बस वही सोचती, सब उस नकली डॉक्टर की वजह से हुआ। 2 दिन तक उसने किसी से कुछ नहीं कहा। तीसरे दिन उसके पापा रमेश शाह बुहार में पड़ गए। संजना जी परेशान होकर डॉक्टर को बुलाने गई। और कौन आता? वही राहुल। राहुल ने उनका बुहार चेक किया, दवा दी और कहा, आंटी कुछ चिंता की बात नहीं, बस इन्हें आराम दीजिए। फिर वो रमेश शाह के पास बैठ गया। अंकल, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ? रमेश शाह ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, जिंदगी का भरोसा नहीं रहता। मैं सोच रहा हूं अवनी की शादी कर दूं। राहुल चौंक गया। इतनी जल्दी? हाँ बेटा, वो बहुत जिद्दी हो गई है। हर बात पर नाराज, हर बात पर रोना। कहीं कोई गलत कदम न उठा ले, इसलिए अब बस यही सही है। राहुल ने गहरी सांस ली। लेकिन अंकल, वो अभी बच्ची है। 2 महीने में 18 की हो जाएगी और फिर। रमेश शाह की आवाज धीमी हुई। तुम्हें नहीं बताया मैंने? बचपन में ही उसका रिश्ता तय हो चुका है। किससे? राहुल ने पूछा। तुमसे राहुल। राहुल के हाथ वहीं रुक गए। उसने विश्वास नहीं किया। मुझसे? पर उसने तो कभी जाना भी नहीं ये बात। जानने की जरूरत भी नहीं थी बेटा, ये उसके पापा और तुम्हारे पापा का वादा था और अब मैं चाहता हूं वो वादा पूरा हो। राहुल गहरी सोच में पड़ गया। लेकिन अगर वो मना कर दे तो तुम उसे मना लोगे, रमेश शाह ने दृढ़ता से कहा। शुक्रवार को शादी है, सादगी से, बिना किसी दिखावे से। राहुल ने आंखें बंद की। उसे अवनी का गुस्सा याद आया, उसका बदतमीजी भरा लहजा और अब उस लड़की से शादी। लेकिन उसके सामने रमेश शाह की हालत थी, उनके कमजोर हाथ, माथे पर पसीना और आंखों में विश्वास। राहुल ने बस धीरे से कहा, ठीक है अंकल, जैसा आप चाहें। शाम को उसने ये खबर विवान को दी। विवान गुस्से से उबल पड़ा। मतलब तू पहले शादी करेगा और मैं अब भी रिजेक्ट हो गया? वाह यार! राहुल ने मुस्कुराकर कहा, तू पागल है। मेरी शादी मजबूरी है, मोहब्बत नहीं। लेकिन मेरी तो मोहब्बत है राहुल, विवान चिल्लाया, और मैं नंदिनी को किसी और का नहीं होने दूंगा। राहुल ने सिर हिलाया। दिल की बातें जबरदस्ती से नहीं होती विवान, वक्त दे उसे। विवान ने दांत भींचे। अगर वक्त ने साथ न दिया तो मैं खुद वक्त बना लूंगा। राहुल ने गहरी सांस ली। उसे पता था अब ये मामला शांत नहीं रहेगा। घर लौटते ही अवनी के कमरे से फिर आवाजें आने लगीं। पापा, मैं उस नकली डॉक्टर से शादी नहीं करूंगी। संजना समझाने गई पर अवनी जिद पर अड़ी थी। पापा, मैं किसी से भी शादी कर लूंगी, लेकिन उससे नहीं। वो हमेशा मुझे डांटता है, रोकता है, मैं उसके साथ कैसे रह सकती हूँ? रमेश शाह ने कठोर स्वर में कहा, अवनी, ये फैसला तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पिता का है, और ये रिश्ता बचपन से तय है। आप मेरे साथ जुल्म कर रहे हैं पापा। बेटी हो इसलिए समझा रहा हूं, वरना आज अगर तो बेटा होती तो थप्पड़ पड़ चुका होता। उनकी आवाज ऊंची हुई और उसी पल कमरे में राहुल आ गया। दरवाजे से अवनी की पीठ उसकी तरफ थी, इसलिए उसे पता नहीं चला। वो आंसुओं में डूबी अपने पापा से कह रही थी, आप चाहे जो कहिए, मैं उस इंसान को अपना पति नहीं मानूंगी। रमेश शाह ने गुस्से में कहा, बस, अब और नहीं। अवनी ने मुड़कर देखा, सामने राहुल खड़ा था। उसकी आंखें और भी लाल हो गईं। वो कुछ कहे बिना कमरे से निकल गई, आंसुओं के साथ। राहुल ने तुरंत रमेश शाह को संभाला। उनकी सांसें भारी हो रही थीं। अंकल, पानी लीजिए। मैं ठीक हूं बेटा, बस एक वादा कर मुझसे, कभी मेरी बेटी को अकेला मत छोड़ना। राहुल ने उनका हाथ थामते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे संभाल लूंगा। रमेश शाह ने आंखें बंद कर लीं और राहुल के मन में कई सवाल गूंजते रहे। क्या अवनी उसे कभी अपना पाएगी, या ये रिश्ता नफरत की आग में जल जाएगा? घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। संजना जी चुप थीं। रमेश शाह अपनी बीमारी के बावजूद हर रस्म खुद देख रहे थे, और अवनी, वो अपने कमरे में बंद थी,
ना किसी से बात करती, ना बाहर आती। रात को जब राहुल कमरे के बाहर से गुजरा तो उसने सुना अंदर से किसी के सिसकने की आवाज आ रही थी। उसका दिल भारी हो गया। वो दरवाजे पर कुछ पल ठहर गया, पर अंदर नहीं गया। सोचा शायद वक्त ही सब ठीक करेगा। अगली सुबह हल्दी की रस्म थी। संजना ने अपनी बेटी के माथे पर हल्दी लगाई तो अवनी बोली, मम्मी मुझे ये सब नहीं चाहिए, ये शादी मुझे मंजूर नहीं। संजना ने उसे घूर कर कहा, तेरे पापा की हालत देख, अब जिद छोड़ दे। लेकिन मम्मी। बस, अब एक शब्द नहीं। रमेश शाह अंदर आए। चेहरे पर मुस्कान थी, पर आंखों में नमी। मेरी गुड़िया, ये शादी तेरे लिए नहीं, मेरे चैन के लिए है, वो बोले और धीरे से उसकी हथेलियों को सहलाया। पापा। अवनी कुछ कहना चाहती थी, मगर गले में शब्द अटक गए। दूसरी तरफ राहुल मंदिर में बैठा सोच रहा था। वो डॉक्टर था, समझदार था, पर आज दिल और दिमाग दोनों बेबस थे। उसे पता था ये रिश्ता अवनी के लिए जबरदस्ती का है, पर रमेश शाह की हालत देखकर वो ना भी नहीं कह सकता था। वो जानता था उस घर के लिए वो सिर्फ एक किराएदार नहीं, बल्कि भरोसे का नाम था, और आज वही भरोसा उसे बंधन में बांध रहा था। शाम ढली, बारात घर पहुंची तो वहां शांति छाई हुई थी। कोई ढोल ताशे नहीं, कोई शोर नहीं, बस धीमे स्वर में मंत्रों की गूंज। पंडित जी ने कहा, विवाह संपन्न हो गया। राहुल ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। उसकी नजरें एक पल को अवनी पर गईं। चेहरा शांत था, आंखें सूजी हुईं, पर होठों पर कोई शब्द नहीं। वो मानो बस अपने पापा की ख्वाहिश पूरी कर रही थी। पंडित ने कहा, अब वर वधू एक दूसरे को माला पहनाएं। राहुल ने माला उठाई और अवनी की आंखों में झांककर धीरे से कहा, मैं वादा करता हूं तुम्हें कभी मजबूरी महसूस नहीं होने दूंगा। अवनी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस माला डाल दी। विवाह खत्म हुआ। रमेश शाह ने बेटी का हाथ राहुल के हाथ में रखते हुए कहा, अब ये तेरी जिम्मेदारी है बेटा, इसे खुश रखना। राहुल ने सिर झुकाकर कहा, आप चिंता मत कीजिए अंकल। रमेश शाह ने राहत की सांस ली। उन्हें लगता था जैसे उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी काम पूरा कर लिया हो। शादी के कुछ ही घंटे बाद विवान वहां पहुंचा। उसने हल्का सा सूट पहना था, पर चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। राहुल ने उसे देखते ही मुस्कुराकर कहा, तू आया, शुक्र है। आना तो पड़ा, दोस्त की शादी जो थी, विवान बोला, पर उसके लहजे में तीखापन था। वो सीधा राहुल के पास जाकर बोला, यार तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि शादी आज ही है? सब जल्दी में हुआ विवान, तू जानता है ना अंकल की हालत। हाँ हाँ, सब बहाने हैं, विवान बोला और नजरें नीचे झुका लीं। वो आगे बढ़ा, रमेश शाह के पास गया। अंकल बधाई हो। रमेश शाह ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बेटा, मुझे सुकून है कि मेरी बेटी अब सुरक्षित हाथों में है। विवान के चेहरे पर नकली मुस्कान आई, पर अंदर वो जल रहा था। रात को जब सब मेहमान चले गए, विवान राहुल के पास आया। तेरे हिस्से की खुशियां भी तूने मुझसे छीन ली राहुल। राहुल ने सिर उठाकर कहा, प्यार जबरदस्ती से नहीं मिलता विवान, तो समझ क्यों नहीं रहा? तो फिर मैं उसे हासिल करके दिखाऊंगा, विवान बोला और वहां से चला गया। उधर नंदिनी इस सबसे अनजान थी। वो अपनी दोस्त डॉक्टर रिया के साथ मार्केट में थी। अपनी मम्मी के लिए दवा लेने गई थी कि अचानक दुकान में 2 नकाबपोश घुस आए। कोई हिलेगा नहीं, एक ने बंदूक लहराई। सारी दुकान में चीख पुकार मच गई। नंदिनी दीवार से लगकर खड़ी हो गई। दोनों चोर पैसे निकालकर भागने ही वाले थे कि एक ने उसकी ओर देखा। वो ठिठक गया, अरे ये तो वही डॉक्टर है जिसने मेरी पट्टी की थी। नंदिनी के हाथ कांपने लगे। क्या हुआ, पहचान लिया ना मुझे? वो उसकी तरफ बढ़ा। तेरी वजह से जेल गया था ने, आज नहीं छोड़ूंगा। उसने हाथ बढ़ाया ही था कि दरवाजे से आवाज आई, रुक जा। वो विवान मल्होत्रा था। सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ अंदर घुसा और दोनों नकाबपोशों को पकड़ लिया। डरने की जरूरत नहीं डॉक्टर, वो बोला। नंदिनी ने सांस ली और कहा, कृपया इस आदमी को कुछ मत कहना, असली गुनहगार दूसरा था। विवान की भौहें तन गई। इस कमीने के लिए तुम हमदर्दी दिखा रही हो? वो सिर्फ डर गया था, नंदिनी ने कहा। तुम्हारी जुबान से किसी और के लिए एक लफ्ज भी अच्छा नहीं लगता, समझी? वो गुस्से से बोला, अब अगर किसी गैर मर्द से बात की तो मैं खुद उसे खत्म कर दूंगा। वो गुस्से से वहां से चला गया और नंदिनी बस चुपचाप खड़ी रह गई। उसे समझ नहीं आया ये इंसान उसे बचा भी रहा था और डरा भी। इधर अवनी की शादी के बाद की पहली रात थी। राहुल दरवाजे के बाहर खड़ा था। दिल में डर और उलझन दोनों थे। वो मुझसे नफरत करती है, पता नहीं अंदर क्या करेगी। उसने हिम्मत जुटाई, दरवाजा खोला।
कमरे में हल्की रोशनी थी। बिस्तर पर अवनी बैठी थी, लाल जोड़े में घूंघट निकाले। राहुल ने अंदर कदम रखा, दरवाज़ा धीरे से बंद किया। कुछ पल खामोशी रही, फिर वो उसके पास बैठ गया। नाराज हो? उसने धीमे से पूछा। कोई जवाब नहीं। मैं सोच रहा था तुम मुझसे लड़ोगी, पर तुम तो खामोश हो। अवनी ने धीरे से कहा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं लड़ाई चाहती हूं? राहुल ने उसकी आंखों में झांक कर कहा। क्योंकि तुम्हारी आंखें कह रही हैं कि तुम खुश नहीं हो। वो एक पल के लिए उसकी तरफ देखती रही, फिर नजरें झुका लीं। उस पल राहुल के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा उतर आया। वो उठा, अलमारी से कपड़े निकाले और कहा, ठीक है, तुम आराम करो, मैं बाहर सोफे पर सो जाऊंगा। अवनी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी पलकों के नीचे छिपे आंसू पोंछ लिए। उस रात राहुल सोफे पर लेटा रहा, पर नींद नहीं आई। वो समझ चुका था, जिस लड़की से उसने शादी की वो उसे पति के रूप में नहीं, बस एक नकली डॉक्टर के रूप में देखती है। पर उसके पापा से किए वादे ने उसे मजबूर कर दिया था। दूसरी ओर अवनी भी सो नहीं पाई। वो सोच रही थी, मैं उसे इतना क्यों नहीं झेल पा रही हूं? क्यों उसके खामोश चेहरे में भी कुछ ऐसा है जो मुझे हिला देता है? लेकिन फिर उसने खुद से कहा, नहीं, मैं उसे कभी नहीं अपनाऊंगी। उसने मेरी आज़ादी छीनी है, मैं उसका चैन छीन लूंगी। और इसी सोच के साथ उसने फैसला किया, अब वो राहुल की जिंदगी को आसान नहीं रहने देगी। वक्त धीरे धीरे अपनी चाल चल रहा था। एक तरफ विवान नंदिनी को पाने की जिद में और अंधेरा चुन रहा था, दूसरी ओर अवनी के अंदर नफरत पनप रही थी, और बीच में फंसा राहुल, जो सबकी भलाई चाहता था, पर खुद को हर रिश्ते के बीच कुचलता जा रहा था। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां प्यार, नफरत और किस्मत तीनों टकराने वाले थे। सुबह की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। अवनी की आंख खुली तो देखा राहुल कहीं नजर नहीं आ रहा। सोफे पर उसका तकिया था, लेकिन वो खुद कमरे में नहीं था। राहुल सुबह सुबह अस्पताल निकल गया था। अवनी बिस्तर से उठी, आईने में खुद को देखा। आंखें सूजी हुई, बाल बिखरे, चेहरे पर थकान। उसने धीरे से कहा, शादी हो गई पर खुशी कहीं नहीं दिखती। वो खिड़की से बाहर देखती रही। नीचे आकर संजना जी ने उसे नाश्ता परोसा। अवनी, अब को इस घर की बहू है, अपनी जिम्मेदारी समझ। मम्मी, अभी तो शादी को एक दिन भी नहीं हुआ। तो क्या हुआ, रिश्ते निभाने में देर नहीं करनी चाहिए, संजना ने प्यार और सख्ती के बीच की आवाज में कहा। अवनी चुपचाप उठी और अपने कमरे में चली गई। वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। राहुल से नफरत थी, पर उसके ख्याल से बच भी नहीं पा रही थी। उधर हॉस्पिटल में राहुल मरीजों को देख रहा था, पर हर कुछ देर बाद उसका ध्यान भटक जाता। वो खुद से कहता, उसे वक्त दो राहुल, वो समझ आ जाएगी। पर मन में एक बेचैनी थी, कहीं ये दूरी और नफरत रिश्ता और भी जला न दे। रात को जब वो वापस घर लौटा तो देखा अवनी कमरे में नहीं थी। कहाँ गई ये लड़की? वो बोला। किचन में नौकरानी ने बताया, बाबूजी ऊपर टेरेस पर है। राहुल टेरेस पर पहुंचा। वहां ठंडी हवा में अवनी खड़ी थी, बाल खुले, आंखों में गुस्सा और उदासी दोनों। इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? थोड़ी हवा खा रही थी, आपसे इजाजत लेनी थी क्या? उसका लहजा कड़वा था। नहीं, बस इतना चाहता हूं कि खुद को खतरे में मत डालो। खतरा तो तब था जब आपने मुझसे जबरदस्ती शादी की। राहुल ने गहरी सांस ली। अवनी, ये शादी तेरे पापा की ख्वाहिश थी, और मेरी ख्वाहिश किसने पूछी? उसने पलटकर कहा और आंसू पूंछते हुए नीचे चली गई। राहुल वहीं खड़ा रह गया। वो चाहता था कि सब कुछ ठीक हो जाए, पर सब कुछ उल्टा होता जा रहा था। उधर नंदिनी की दुनिया भी बदल रही थी। उसकी माँ की तबीयत फिर से बिगड़ गई थी। वो रात भर अस्पताल में थी, हाथ कांप रहे थे। विवान को जब खबर मिली तो वो बिना देर किए वहां पहुंच गया। डॉक्टर नंदिनी? वो सीधा उसके पास आया। आप यहाँ? नंदिनी हैरान हुई। तुम्हारी माँ की तबीयत सुनी इसलिए आया। चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। नंदिनी की आंखें नम थीं। उसने बस धीरे से कहा, धन्यवाद। वो रो पड़ी और अचानक उसके सीने से लग गई। वो पल दोनों के लिए अजीब था। एक तरफ दर्द, दूसरी तरफ एक अजीब सा सुकून। विवान ने खुद को संभाला और बोला, डोंट वरी, आंटी ठीक हो जाएंगी। कुछ देर बाद डॉक्टर रिया बाहर आई और बोली, नंदिनी, अब तुम्हारी मम्मी खतरे से बाहर है। नंदिनी ने राहत की सांस ली और मुस्कुराई। थैंक यू डॉक्टर। विवान उसे देखता रह गया। वो मासूम चेहरा आंसुओं में भी खूबसूरत लग रहा था। उसके मन में अब कोई शक नहीं था, वो नंदिनी को अपनी जिंदगी में हर हाल में शामिल करेगा। अगले दिन जब नंदिनी की मम्मी को होश आया तो उन्होंने धीरे से अपनी बेटी से कहा,
बेटिया, विवान बहुत अच्छा लड़का है। उसने हमें मुश्किल वक्त में संभाला है। अगर वो तुझसे शादी करना चाहता है तो मुझे कोई एतराज नहीं। नंदिनी ने हैरान होकर कहा, माँ, लेकिन ना मत कहना, मुझे शांति चाहिए। अगर तू खुश रहेगी तो मैं चैन से जी लूंगी। उनकी आवाज कमजोर थी पर शब्दों में वजन था। नंदिनी रो पड़ी। माँ की तबीयत और उनकी जिद के आगे उसने हार मान ली। शाम को जब विवान आया तो सरला जी बोली, बेटा, हमने तुम्हारी बात मान ली। विवान की आंखों में चमक आ गई। मतलब शादी होगी तुम्हारी नंदिनी से। विवान ने झट से नंदिनी की ओर देखा। वो चुप थी, बस हल्का सा सिर झुका लिया। उसके लिए ये हाँ मजबूरी थी, लेकिन विवान के लिए ये जीत थी। शादी सादगी से हुई, ना बैंड बाजे, ना शोर, बस कुछ लोग और एक पुजारी। नंदिनी सफेद गुलाबी साड़ी में बहुत शांत दिख रही थी। विवान ने उसकी आंखों में देखा और सोचा, अब ये मेरी है। शादी के बाद विवान ने दोनों को अपनी हवेली ले आया। उसने नौकरानी से कहा, सरला जी के लिए ऊपर का कमरा तैयार करो। बीजान यानी उसकी दादी विदेश में थी, इसलिए घर में बस वही था। नंदिनी अपनी माँ को लेकर ऊपर चली गई। कमरा बड़ा था, खिड़कियों से ठंडी हवा आती थी। सरला जी ने कहा, बेटी तो बहुत किस्मत वाली है। नंदिनी ने चुपचाप मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मन में अजीब डर था। दूसरी तरफ राहुल और अवनी की शादी को भी 2 महीने हो चुके थे। अवनी धीरे धीरे घर की जिम्मेदारियों में ढलने लगी थी, पर राहुल के लिए उसका दिल अब भी बंद था। हर रोज कुछ न कुछ झगड़ा हो ही जाता, कभी खाने में नमक कम, कभी बात का गलत मतलब, पर इन झगड़ों में भी एक अजीब सी मिठास आने लगी थी। राहुल जानता था अवनी बाहर से सख्त है, पर दिल से बहुत नरम। वो हर छोटी चीज पर ध्यान देता, उसकी पसंद का खाना बनवाता, उसे हंसाने की कोशिश करता। एक दिन उसने अवनी के लिए फूलों का गुलदस्ता और चॉकलेट लाया। क्या ये सब? अवनी ने भौएं चढ़ाईं। बस ऐसे ही, सोचा मुस्कुरा दो आज। वो मुस्कुराने लगी पर तुरंत मुंह फेर लिया। मुझे मनाने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, कोशिश नहीं करूंगा, राहुल बोला और बाहर चला गया। पर अवनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। किस्मत अब दोनों जोड़ों की जिंदगी को धीरे धीरे जोड़ने वाली थी। एक तरफ विवान और नंदिनी की नई शादी, दूसरी तरफ राहुल और अवनी की पुरानी नफरत जो धीरे धीरे कुछ और बन रही थी। हर किरदार के दिल में कुछ अनकही बातें थीं, कुछ अनछुए एहसास, और इन्हीं एहसासों के टकराने से आने वाला वक्त सबकी जिंदगी बदलने वाला था। दिन धीरे धीरे बीत रहे थे। राहुल अपने हॉस्पिटल की ड्यूटी में व्यस्त रहता और अवनी अब धीरे धीरे घर की जिम्मेदारियों में रमने लगी थी। पर दोनों के बीच अब भी एक दीवार थी, खामोशी की, अहंकार की। रात को जब राहुल घर लौटता तो अवनी चुपचाप खाना टेबल पर रख देती। कुछ और लाऊं? वो ठंडे लहजे में पूछती। नहीं, इतना काफी है, राहुल कह देता। फिर दोनों बिना एक दूसरे को देखे अपनी अपनी दुनिया में खो जाते। पर वक्त कभी एक सा नहीं रहता। एक दिन सुबह जब राहुल हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर रहा था तो संजना जी घबराई हुई आईं कि राहुल बेटा, जल्दी देख, अवनी की तबीयत ठीक नहीं लग रही। वो फौरन ऊपर भागा। कमरे में अवनी पलंग पर पड़ी थी, माथा तप रहा था, चेहरा पीला, होंठ सूखे। उसने तापमान मापा, 104 डिग्री बुखार। उसने तुरंत इंजेक्शन और दवा दी। तूने बताया क्यों नहीं? उसने गुस्से में कहा। अवनी ने कमजोर आवाज में कहा, सोचा थोड़ा आराम कर लूंगी, ठीक हो जाऊंगी। तू खुद डॉक्टर नहीं है, समझ नहीं आती बीमारी छिपाना खतरनाक है। आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत, राहुल ने झट से जवाब दिया। दोनों की आंखें मिलीं। उस पल में न गुस्सा था न झगड़ा, बस एक अनकहा एहसास था। राहुल ने रात भर उसकी सेवा की, कपड़े बदलते, माथे पर पट्टी रखता, दवा देता और बार बार तापमान चेक करता। कभी जब वो नींद में कुछ बड़बड़ाती तो वो बस उसे देखता रहता। वो सोचता, इतनी नफरत के बावजूद क्यों इसकी हर सांस से डर लगता है कि कहीं कुछ हो न जाए। सुबह जब अवनी की आंख खुली तो उसने देखा राहुल सोफे पर बैठा था और उसकी गोद में दवा की बोतलें रखी थीं। उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, आप पूरी रात नहीं सोए? राहुल ने सिर हिलाया। तू सो जाए वही काफी है। अवनी कुछ कहना चाहती थी पर शब्द गले में अटक गए। उसने बस धीरे से कहा, थैंक यू। राहुल मुस्कुराया, अब तू ठीक हो जाएगी। 3 दिन में अवनी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई, पर अब उसके दिल में कुछ बदल चुका था। राहुल के लिए जो नफरत थी उसमें अब एक अपनापन उतरने लगा था। वो सुबह उसके लिए चाय बनाती और जब वो हॉस्पिटल निकलता तो दरवाजे तक छोड़ने आती। राहुल भी अब उसे देख मुस्कुराने लगा था। घर में वो पुरानी ठंडक कम होने लगी थी। एक शाम दोनों छत पर बैठे थे, हल्की हवा चल रही थी। राहुल ने कहा,
अवनी, मैं जानता हूं कि ये शादी तेरी मर्जी से नहीं हुई, पर अब जब वक्त ने हमें साथ ला दिया है तो क्यों ना इसे मौका दिया जाए। अवनी ने उसकी तरफ देखा। मौका? रिश्ता कोई इंटरव्यू नहीं कि मौका दूं या ना दूं। रिश्ता भी तो भरोसे पर चलता है। बस इतना कह रहा हूं कि एक बार भरोसा करके देख। अवनी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं कोशिश करूंगी। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, बस इतना ही काफी है। उस पल के बाद दोनों के बीच कुछ बदल गया। अब वो एक दूसरे से झगड़ते तो थे, पर वो झगड़े भी प्यारे लगने लगे थे। कभी राहुल उसे चिढ़ाता, ड्रामा क्वीन, तो कभी अवनी तुनक कर कहती, आपको क्या हक है मुझे ऐसा बुलाने का, और दोनों हंस पड़ते। उधर विवान और नंदिनी की शादी को 1 महीना हो चुका था। हवेली में सब कुछ था, शान, शोहरत, पैसा, पर रिश्ते में सुकून नहीं था। नंदिनी कोशिश करती कि सब ठीक हो जाए, वो उसके लिए खाना बनाती, बातें करती, पर विवान का गुस्सा अब भी खत्म नहीं हुआ था। एक रात नंदिनी टीवी देख रही थी, विवान अंदर आया, बोलो, किससे बात करी थी फोन पर? रिया से। रिया? वो डॉक्टर? हाँ, मेरी दोस्त है। झूठ मत बोलो। विवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़िए, दर्द हो रहा है। तुम झूठ बोल रही हो, किसी और से बात कर रही थी। आपको मुझ पर भरोसा नहीं? नहीं, क्योंकि मुझे दुनिया पर भरोसा नहीं। वो चिल्लाया और गुस्से में फोन दीवार पर दे मारा। नंदिनी डर गई, पीछे हट गई। वो पहली बार थी जब उसने विवान की आंखों में प्यार नहीं, पागलपन देखा था। उस रात वो खामोश होकर बैल्कनी में बैठी रही। वो सोचती रही कि क्या मैंने गलती की शादी करके, पर उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया। वो चाहती थी कि उनकी बेटी सुखी रहे, इसलिए नंदिनी ने सब सह लिया। अगले दिन विवान सुबह माफी लेकर आया। सॉरी, कल गुस्से में बोल गया। आपको हर बार गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि मुझे डर लगता है कि तुम मुझे छोड़ दोगी। प्यार डर से नहीं चलता विवान, भरोसे से चलता है। विवान ने उसकी तरफ देखा, कुछ कहना चाहा पर चुप रह गया। वो पल दोनों के बीच अजीब था। नंदिनी की बातों में सच्चाई थी, पर विवान का डर भी असली था। उसके मन में अब भी वो पुराना जख्म था कि जिसने मुझे प्यार कहा, उसने धोखा दिया, और इसलिए वो हर इंसान से शक करने लगा था। उधर राहुल और अवनी अब धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे थे। एक दिन हॉस्पिटल में राहुल को देर हो गई। अवनी ने पहली बार उसे फ़ोन किया। कहाँ हैं आप? राहुल हंसते हुए बोला, अरे वाह, आज फ़ोन भी आ गया। वो रात हो गई है इसलिए पूछा। बस निकल रहा हूँ, पहुँच रहा हूँ। जब राहुल घर पहुंचा तो देखा टेबल पर खाना सजा था और अवनी उसका इंतजार कर रही थी। वो मुस्कुराया, आज तो रॉयल ट्रीटमेंट मिल रहा है। अवनी बोली, आप हमेशा दूसरों की देखभाल करते हैं, आज मैंने सोचा आपकी बारी है। दोनों ने साथ खाना खाया। बीच बीच में हंसी मजाक चलता रहा। वो पहली रात थी जब दोनों ने खुलकर बातें की। राहुल ने कहा, अवनी, मैं नहीं चाहता कि तू मेरी बीवी होने का बोझ उठाए, बस मेरा साथ दे, बस इतना ही चाहता हूं। अवनी ने धीरे से कहा, साथ देने के लिए दिल चाहिए, और शायद अब वो मेरे पास है। राहुल ने उसकी आंखों में देखा, वो नफरत जो कभी थी अब कहीं गायब हो चुकी थी। उधर विवान की हवेली में तूफान उठने वाला था। बीजान यानी उसकी दादी विदेश से लौट आई थी। जैसे ही उन्हें पता चला कि विवान ने डॉक्टर नंदिनी से शादी कर ली है, उन्होंने गुस्से में कहा, तूने बिना मेरी मर्जी के शादी की, वो भी एक गरीब लड़की से? विवान ने कहा, दादी, मैंने नंदिनी से प्यार किया है। बीजान बोली, प्यार? प्यार तो एक जुनून है जो तेरे जैसे लोग निभा नहीं सकते। औरत को घर की इज्जत बनाना पड़ता है, खिलौना नहीं। नंदिनी कमरे में चुप खड़ी थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, दादी, मैं आपकी बहू के लायक नहीं हूं शायद, पर मैं कोशिश करूंगी कि आपको कभी शर्मिंदा ना होना पड़े। बीजान ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोली, देखते हैं तेरी नीयत और किस्मत में कौन जीतता है। अब कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां राहुल और अवनी का रिश्ता प्यार में बदलने लगा था, और विवान और नंदिनी का रिश्ता प्यार से डर में। हर किरदार अपने दिल में कुछ छुपाए था, पर आने वाले दिनों में जो खुलने वाला था वो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। शाम का वक्त था। बारिश धीरे धीरे हो रही थी। राहुल अपनी कार पार्क करके घर की ओर बढ़ा। दरवाजा खुला तो सामने अवनी थी, हाथ में चाय की ट्रे, बाल खुले हुए, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। बारिश में भी चाय का टाइम फिक्स है क्या? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके लिए नहीं, अपने लिए बनाई थी। अवनी ने मजाक में कहा, अच्छा, तो मैं अब एक्स्ट्रा हूं? थोड़ा बहुत। वो हंस पड़ी। राहुल ने चाय ली और खिड़की के पास बैठ गया। बारिश का मजा अकेले नहीं आता, उसने कहा। अवनी धीरे से बोली, तो फिर साथ पी लीजिए। दोनों खामोश बैठे रहे, बस बाहर गिरती बारिश की बूंदें बोलती रहीं। कुछ देर बाद राहुल ने कहा, अवनी, एक बात पूछूं? पूछिए।
अगर आज मैं तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊं तो तुम्हें फर्क पड़ेगा? अवनी उसकी तरफ देखने लगी। आप ये क्या बात कर रहे हैं? बस ऐसे ही जानना चाहता हूं। फर्क पड़ेगा, बहुत। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर आज मान ले कि मैं तेरी जिंदगी में रहने वाला हूं, जाने वाला नहीं। अवनी ने उसकी आंखों में देखा। वो आंखें जो कभी सख्त लगती थीं, अब उनमें सुकून था। वो कुछ बोलती इससे पहले राहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया। अवनी, शायद अब वक्त है कि हम पुरानी बातें भूल जाएं। वो झिझकी, फिर धीरे से बोली, शायद हाँ। उस पल दोनों के बीच जो खामोशी थी वो 1000 शब्दों से ज्यादा कह गई। वो रात दोनों की जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी, जहां पहली बार नफरत की जगह प्यार ने ले ली थी। अगले दिन सुबह जब अवनी ने आंखें खोली तो राहुल मंदिर में आरती कर रहा था। उसने चुपचाप देखा वो कितना शांत, कितना सच्चा लग रहा था। उसके होंठों से निकला, यही तो वो है जिसे मैं समझ नहीं पाई। उसने नाश्ता बनाया, टेबल पर रखा। राहुल आया तो बोला, वाह, आज तो पूरा होटल लग रहा है। आपको पसंद है ना पराठे? पसंद, अब तो रोज चाहिए। दोनों हंस पड़े। अब घर में खुशी लौट आई थी। संजना जी भी राहत महसूस करने लगी। अब लगता है मेरी बेटी ने अपना घर बसा लिया है। राहुल ने कहा, बस आशीर्वाद दीजिए आंटी, बाकी सब खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। उधर विवान की हवेली में कुछ और ही माहौल था। बीजान ने सख्त नियम बना दिए थे। नंदिनी सुबह पूजा करेगी, औरतों की तरह रहना सीखेगी। विवान कुछ नहीं बोला, बस सब देखता रहा। नंदिनी अब रोज सुबह उठकर घर के काम करती, बीजान के लिए चाय बनाती, पूजा करती, पर उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं थी। वो मुस्कुराती थी, पर भीतर से टूट रही थी। एक दिन उसने विवान से कहा, आपको नहीं लगता कि हमारी शादी सिर्फ दिखावा रह गई है? विवान चौंक गया, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि अब हम सिर्फ 2 लोग हैं जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन साथ नहीं है। विवान ने उसकी तरफ देखा और बोला, मैं तुम्हें खोने से डरता हूं, इसलिए तुम्हें पास रखना चाहता हूं। पास रखकर कैद करोगे क्या? नहीं, बस ये चाहता हूं कि तुम किसी और की न बनो। नंदिनी की आंखें भर आईं, अगर प्यार में आज़ादी नहीं तो वो कैद है, मोहब्बत नहीं। वो पल विवान के लिए दर्दनाक था, पर उसके भीतर कुछ और ही जल रहा था। एक शक, एक डर जो हर दिन बढ़ता जा रहा था। एक शाम नंदिनी अपनी मम्मी के साथ डॉक्टर रिया के क्लिनिक गई। विवान ने उसे देखा था जाते हुए। वो बेचैन हो उठा। रात को जब वो लौटी तो हवेली में अंधेरा था। जैसे ही वो अंदर आई, लाइट जली, विवान वहीं खड़ा था। कहाँ थी? क्लिनिक में, माँ की दवाई लेने गई थी। क्लिनिक में या किसी के साथ? क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। वो गुस्से में बोला और टेबल पर रखा फूलदान जमीन पर फेंक दिया। आवाज से सरला जी ऊपर से दौड़ी। क्या हो रहा है नीचे? कुछ नहीं माँ, आप ऊपर जाइए। नंदिनी की आंखों में आंसू थे। वो कांपते हुए बोली, विवान, आप खुद को खो रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। विवान ने उसकी तरफ देखा। डर? मुझसे? हाँ, क्योंकि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। वो कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। उधर अगले दिन राहुल और अवनी मंदिर गए। वो दोनों अब एक दूसरे के बिना अधूरे लगते थे। राहुल ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, जो रास्ता तूने दिखाया है बस उसमें प्यार बना रहे। अवनी ने देखा, उसकी आंखों में सच्चाई थी। वो धीरे से बोली, आप जानते हैं, जब पहली बार आपको देखा था तो लगा था कि आप बहुत सख्त हैं। राहुल मुस्कुराया, और अब लगता है कि सख्ती के पीछे बहुत सारा प्यार छिपा था। तो फिर कह दो ना कि अब तुम मुझे नफरत नहीं करती। अवनी झिझकते हुए बोली, नफरत तो कब की खत्म हो चुकी। और प्यार? राहुल ने पूछा। वो मुस्कुराई, शायद शुरू हो चुका है। राहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो मंदिर की घंटियों के बीच खामोश खड़े रहे। वो पल दोनों के लिए अमर हो गया। लेकिन दूसरी तरफ विवान के अंदर का तूफान अब फूटने वाला था। उस रात उसने शराब पी थी। हवेली में सन्नाटा था। वो अपने कमरे में बैठा नंदिनी की तस्वीर देख रहा था। उसके दिमाग में बार बार वही शब्द घूम रहे थे, आप पहले जैसे नहीं रहे। पहले जैसा नहीं रहा तो क्या बन गया हूं मैं? वो चिल्लाया और तस्वीर दीवार पर फेंक दी। शोर से सरला जी दौड़ी आईं। क्या हो रहा है नीचे? कुछ नहीं माँ, आप ऊपर जाइए। नंदिनी की आंखों में आंसू थे। वो कांपते हुए बोली, विवान, आप खुद को खो रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। विवान ने उसकी तरफ देखा। डर? मुझसे? हाँ, क्योंकि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। वो कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे बाहर निकल गया।
अगले दिन राहुल और अवनी मंदिर गए। वो दोनों अब एक दूसरे के बिना अधूरे लगते थे। राहुल ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, जो रास्ता तूने दिखाया है बस उसमें प्यार बना रहे। अवनी ने देखा, उसकी आंखों में सच्चाई थी। वो धीरे से बोली, आप जानते हैं, जब पहली बार आपको देखा था तो लगा था कि आप बहुत सख्त हैं। राहुल मुस्कुराया, और अब लगता है कि सख्ती के पीछे बहुत सारा प्यार छिपा था। तो फिर कह दूं ना कि अब तुम मुझे नफरत नहीं करती। अवनी झिझकते हुए बोली, नफरत तो कब की खत्म हो चुकी। और प्यार? राहुल ने पूछा। वो मुस्कुराई, शायद शुरू हो चुका है। राहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो मंदिर की घंटियों के बीच खामोश खड़े रहे। वो पल दोनों के लिए अमर हो गया। लेकिन दूसरी तरफ विवान के अंदर का तूफान अब फूटने वाला था। उस रात उसने शराब पी थी। हवेली में सन्नाटा था। वो अपने कमरे में बैठा नंदिनी की तस्वीर देख रहा था। उसके दिमाग में बार बार वही शब्द घूम रहे थे, आप पहले जैसे नहीं रहे। पहले जैसा नहीं रहा तो क्या बन गया हूं मैं? वो चिल्लाया और तस्वीर दीवार पे फेंक दी। शोर से नंदिनी दौड़ी आई। क्या हुआ विवान? तुम मुझसे दूर क्यों जा रही है? मैं कहीं नहीं जा रही, बस थोड़ी सांस लेना चाहती हूँ। सांस? मुझसे दूर रहकर? वो झपटा और उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ो विवान, तुम मेरी है। प्यार जबरदस्ती नहीं होता। उसने उसे जोर से धक्का दिया और बाहर भागी। सीढ़ियों पर उसके कदम फिसले, वो नीचे गिर पड़ी। सरला जी चीख उठी, नंदिनी! विवान नीचे भागा, वो खून से लथपथ पड़ी थी। नंदिनी, उठो, प्लीज आंख खोलो। उसने उसे गोद में लिया, पर उसकी सांसें बहुत कमजोर थीं। अस्पताल ले चलो, सरला जी रोते हुए बोली। राहुल उसी अस्पताल में ड्यूटी पर था। नर्स भागती हुई आई, डॉक्टर राहुल, एक एक्सीडेंट केस है। जैसे ही स्ट्रेचर अंदर लाया गया, राहुल का दिल रुक सा गया। डॉक्टर नंदिनी! उसने फौरन इलाज शुरू किया। विवान बाहर खड़ा था, माथे पर पसीना, आंखों में डर। अंदर राहुल ऑक्सीजन लगा रहा था। वो बोला, ब्लड प्रेशर गिर रहा है, जल्दी ब्लड लाओ। रात भर ऑपरेशन चलता रहा। सुबह तक नंदिनी खतरे से बाहर थी। राहुल बाहर आया और बोला, वो अब ठीक है, लेकिन बहुत कमजोरी है, उसे वक्त चाहिए। विवान की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद राहुल, अगर तू ना होता तो। राहुल ने कहा, धन्यवाद मुझे नहीं, खुदा को दे, उसने बचा लिया। सुबह जब अवनी को सब पता चला, वो फौरन अस्पताल पहुंची। वहां उसने नंदिनी को देखा, कमजोर पर जिंदा। उसने धीरे से राहुल से कहा, आपने फिर किसी की जान बचा ली। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, बस कोशिश की थी। वो दोनों नंदिनी के कमरे के बाहर खड़े थे। अंदर विवान कुर्सी पर सिर झुकाए बैठा था। उसका चेहरा टूट चुका था। उसे एहसास था कि उसने नंदिनी को कितना दुख दिया है। वो धीरे से बोला, मैंने प्यार को कैद समझ लिया और उसी कैद में उसे तोड़ दिया। राहुल ने उसके कंधे पर हाथ रखा, अब वक्त है खुद को बदलने का, नहीं तो तू हमेशा अकेला रह जाएगा। विवान की आंखों में आंसू थे। वो बस बोला, शायद अब भी देर नहीं हुई। पर वक्त अब भी कई इम्तिहान बाकी रखे बैठा था। राहुल और अवनी का प्यार नया था, और विवान की सच्चाई, वो अभी पूरी तरह सामने नहीं आई थी। जो आने वाला था, वो इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। सुबह की हल्की धूप अस्पताल के कमरे में पड़ रही थी। नंदिनी की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने सामने देखा, विवान कुर्सी पर बैठा था, सिर झुका हुआ, आंखों के नीचे गहरी थकान। उसने जैसे ही देखा कि नंदिनी होश में है, वो भागकर उसके पास आया। नंदिनी, तुम ठीक हो? वो कमजोर आवाज में बोली, हाँ, बस थोड़ा दर्द है। माफ करना नंदिनी। विवान की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने बहुत गलत किया, बहुत ज्यादा। नंदिनी कुछ नहीं बोली, बस उसकी तरफ देखती रही। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बस थकावट थी। वो बोली, विवान, प्यार जब डर में बदल जाए तो इंसान टूट जाता है। विवान उसके पैरों के पास बैठ गया। मैं जानता हूं, मैं पागल हो गया था, लेकिन अब से सब ठीक कर दूंगा, कसम है। वो उसके हाथों को पकड़कर बोला, अब मैं वैसा विवान नहीं रहूंगा जो गुस्से में सब तोड़ दे, मैं वो बनूंगा जो तुम्हें हंसाएगा। नंदिनी की आंखों में पानी आ गया। उसने धीरे से कहा, अगर सच में बदलना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को माफ करो। विवान ने सिर झुका लिया। वो पल दोनों के लिए बहुत भारी था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बहुत वक्त बाद पहली बार एक सुकून महसूस किया। उधर अस्पताल के बाहर राहुल और अवनी खड़े थे। राहुल बोला, विवान अब शायद बदल गया है। अवनी ने कहा, कभी कभी हाथ से इंसान को तोड़ देते हैं, और फिर वही टूटा हुआ दिल सिखाता है कि सच्चा प्यार क्या होता है। राहुल ने उसकी ओर देखा, तू बहुत समझदार हो गई है। आपके साथ रहकर थोड़ी थोड़ी अकल आ ही गई है, अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा। राहुल मुस्कुरा पड़ा। अवनी, पता है, जब तू पहली बार मेरे घर आई थी तो मुझे लगा था तू मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान बनेगी। और अब
अब लगता है तू वही सुकून है जिसके बिना मैं रह नहीं सकता। अवनी की आंखों में नमी थी, लेकिन मुस्कान बनी रही। अब आप भी तो मेरी जिंदगी के सबसे प्यारे इंसान बन गए हैं, वो बोली और उसकी ओर झुक गई। राहुल ने उसका माथा चूमा। अब कभी तुझसे दूर नहीं जाऊंगा। कुछ दिन बीते, नंदिनी अब धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। विवान अब हर रोज उसके पास बैठता, उसके लिए खाना लाता, हंसाने की कोशिश करता। वो डॉक्टरों से हर छोटी बात पर ध्यान रखता। लोग अब कहने लगे थे वो बदल गया है। एक दिन नंदिनी ने उससे कहा, विवान अब मुझे घर ले चलो। वो बोला, लेकिन डॉक्टर ने कहा है 1 हफ्ता और रुकना है। नहीं, अब मुझे अस्पताल की दीवारें नहीं देखनी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। विवान मुस्कुराया, ठीक है, कल ही चलते हैं। अगले दिन डिस्चार्ज हो गया। जब दोनों कार में बैठे तो नंदिनी ने खिड़की से बाहर देखा। वो वही रास्ता था जहां कभी उसने डर महसूस किया था, लेकिन आज हवा में राहत थी। वो बोली, विवान, एक बात कहूं? हाँ। कभी कभी हम इंसानों को सजा खुद ही दे देते हैं, पर असली सुकून माफी में होता है। विवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? नंदिनी ने कहा, शायद हाँ। उधर राहुल और अवनी की जिंदगी अब पहले से बहुत खूबसूरत हो चुकी थी। दोनों हर सुबह साथ टहलते, साथ नाश्ता करते और शाम को साथ मंदिर जाते। अब वो सिर्फ पति पत्नी नहीं, बल्कि सच्चे साथी बन चुके थे। एक शाम अवनी ने राहुल से कहा, राहुल, अब मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, सिर्फ घर तक सिमटना नहीं चाहती। क्या करना चाहती हो? एक छोटा सा स्कूल खोलना चाहती हूँ, उन बच्चों के लिए जो पढ़ नहीं पाते। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, तू जो चाहे मैं साथ हूं। सच? हाँ, वादा है। उसने प्यार से उसका माथा चूमा। तू जो काम दिल से करेगी उसमें हमेशा सफलता मिलेगी। अवनी ने पहली बार महसूस किया, वो इंसान जिससे वो कभी नफरत करती थी, अब वही उसकी ताकत बन गया था। एक दिन राहुल को अस्पताल से एक पुरानी फाइल मिली। वो रूटीन चेक के दौरान थी। उस फाइल में किसी पेशेंट का नाम था, डॉक्टर आनंद मेहरा। वो नाम देखकर वो रुक गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। मेहरा, ये तो मेरे पापा का सरनेम है। उसने फाइल खोली। अंदर लिखा था, डॉक्टर आनंद मेहरा, मौत का कारण कार एक्सीडेंट, संभावित गवाह रमेश शाह। राहुल सन रह गया। रमेश शाह? मतलब अवनी के पापा? उसने गहरी सांस ली और फाइल को ध्यान से पढ़ा। आगे लिखा था, दुर्घटना में शामिल व्यक्ति को चोट आई थी, लेकिन बाद में मामले को दबा दिया गया था। राहुल के हाथ कांप गए। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या है। क्या उसके पिता की मौत किसी हादसे से नहीं, किसी सच्चाई से जुड़ी थी? क्या अवनी का परिवार उस हादसे से जुड़ा हुआ था? रात को राहुल बहुत बेचैन था। अवनी ने देखा, क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? राहुल ने कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ा थका हूं। झूठ मत बोलिए। अवनी, अगर मैं तुझसे कुछ ऐसा कहूं जो तेरे लिए झटका हो, तो तू मुझसे नाराज होगी? ऐसी बात क्यों कर रहे हैं आप? राहुल ने फाइल उसकी ओर बढ़ाई। ये देख। अवनी ने पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने अपने पापा का नाम देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये क्या है? ये मेरे पापा की डेथ रिपोर्ट है और गवाह तेरे पापा का नाम है। अवनी की आंखों से आंसू झरने लगे। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैं भी यही चाहता हूं कि ये झूठ हो, पर सच सामने है। पापा ऐसे कुछ कर ही नहीं सकते। शायद तू सही कह रही है, पर मुझे सच्चाई जाननी होगी। अवनी रोते हुए बोली, राहुल, मैं तुम्हें कसम देती हूँ, मेरे पापा निर्दोष है। राहुल ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, मैं तुझसे कोई वादा नहीं तोड़ूंगा, पर अगर सच्चाई कुछ और निकली तो भी मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। अवनी ने उसे कसकर गले लगा लिया। दोनों की आंखों में डर था, एक डर अतीत का जो उनके वर्तमान को तोड़ सकता था। अगला दिन राहुल पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने गया। वहां उसे एक पुराना स्टाफ मिला, बूढ़ा आदमी, जिसने कहा, साहब, उस एक्सीडेंट वाली रात मुझे सब याद है। डॉक्टर आनंद की कार को किसी ने पीछे से टक्कर मारी थी, फिर कोई भाग गया। कौन था वो? राहुल ने पूछा। नाम तो नहीं पता, लेकिन उसके पास वही लाल कार थी जो रमेश शाह चलाया करते थे। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल कह रहा था ये सच नहीं हो सकता, पर दिमाग कह रहा था हकीकत यही है। वो भारी कदमों से घर लौटा। दरवाजे पर अवनी खड़ी थी। चेहरे पर उम्मीद थी कि राहुल कुछ अच्छा बोलेगा, पर उसके होठों से निकला, अवनी, शायद मेरे पापा की मौत तेरे पापा की वजह से हुई थी। अवनी की आंखें फैल गई। उसने धीरे से कहा, नहीं राहुल, ऐसा मत कहो। मुझे सच कहना ही पड़ेगा। वो रो पड़ी और राहुल बस खामोश खड़ा रहा। कहानी अब उस मुकाम पर आ चुकी थी जहां प्यार और अतीत के बीच टकराव होना तय था। अब ये रिश्ता या तो सच्चाई से टूट जाएगा या सच्चाई के सामने और मजबूत हो जाएगा।
रात गहरी थी, पर राहुल की आंखों में नींद नहीं थी। टेबल पर पड़ी फाइल जैसे उसे पुकार रही थी। हर पन्ना उसके दिल पर चोट कर रहा था। वो सोच रहा था, क्या मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ जिसके पिता ने मेरे पापा को छीना था? दूसरी ओर अवनी अपने कमरे में बैठी रो रही थी। उसे याद आ रहा था अपने पापा का चेहरा, जो हमेशा सच्चाई और ईमानदारी की बात करते थे। पापा ऐसा कर ही नहीं सकते, वो खुद से कह रही थी। सुबह होते ही राहुल ने फैसला लिया, अब सच्चाई छुपानी नहीं, जाननी होगी। उसने पुराना केस फिर से खोलने की अर्जी दी। उसके मन में तूफान था, लेकिन चेहरा शांत रखा। अवनी जब ये बात जानती है तो उसके पैरों से जैसे जमीन खिसक जाती है। राहुल, क्या तुम मेरे पापा को अपराधी साबित करना चाहते हो? मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूं अवनी। अगर सच ने हमें अलग कर दिया तो भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, पर झूठ के साथ नहीं जी सकता। अवनी की आंखों में दर्द था। कभी कभी प्यार से ज्यादा जरूरी भरोसा होता है राहुल, और तू वही खोता जा रहा है। 2 दिन बाद पुलिस ने पुराने गवाहों से पूछताछ शुरू की। रमेश शाह का नाम फिर सामने आया, लेकिन साथ ही एक नया नाम भी उभरा, विवान मल्होत्रा। राहुल चौंक गया। विवान? उसका इससे क्या लेना देना? जांच में पता चला कि हादसे के वक्त विवान की फैमिली की कार रमेश शाह की वर्कशॉप में थी। कार वही लाल रंग की थी जिससे टक्कर हुई थी। राहुल तुरंत विवान के घर पहुंचा। वहां नंदिनी ने दरवाजा खोला। राहुल, अंदर आइए, वो बोला। मुझे विवान से मिलना है, बहुत जरूरी है। विवान आया, चेहरे पर सुकून था। क्या हुआ यार, सब ठीक? राहुल ने फाइल उसके सामने भीगी। तेरे पापा की कार, वही जिसने मेरे पापा को मारा। विवान का चेहरा उतर गया। क्या बकवास है ये? सच, राहुल चिल्लाया। तू जानता था ना? विवान पीछे हट गया, आंखें झुकाईं। हाँ, मुझे सब पता था। राहुल सन रह गया। क्या? हादसे वाले दिन मैं गाड़ी चला रहा था, नशे में था, और कार का नियंत्रण छूट गया। राहुल के हाथ कांपने लगे। मतलब तूने मेरे पापा को? विवान की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने जानबूझकर नहीं किया राहुल, कसम से नहीं। मैं डर गया था, पुलिस केस हो जाता। दादी ने सब पैसे देकर मामला दबा दिया। राहुल की आंखों से भी आंसू बह निकले। तू मेरा भाई था विवान, और तूने मुझसे ये सब छिपाया? मैंने चाहा था बताना, पर हर बार डर गया। तेरे पापा मेरे जैसे बेटे को कभी माफ नहीं करते। कमरे में सन्नाटा फैल गया। नंदिनी पीछे खड़ी थी, सब सुन रही थी। वो आगे आई और बोली, विवान, अब वक्त है सच्चाई से भागने का नहीं, सामना करने का। विवान ने सिर झुका लिया। मैं तेरे साथ चलूंगा राहुल, पुलिस को सब बताऊंगा। राहुल ने कुछ पल उसकी तरफ देखा, फिर कहा, मुझे तुझसे नफरत नहीं विवान, बस अफसोस है कि तूने इतने साल झूठ में जिया। उसी शाम विवान पुलिस स्टेशन गया और सब सच कबूल कर लिया। नंदिनी उसके साथ थी। पुलिस ने केस फिर खोला, पर क्योंकि हादसे को सालों हो चुके थे, विवान को सिर्फ आर्थिक सजा और सामाजिक सेवा की सजा हुई। अदालत में जब जज ने फैसला सुनाया तो राहुल खड़ा हुआ और बोला, माय लॉर्ड, मैं चाहता हूं विवान को माफ किया जाए। सभी लोग चौंक गए। मेरे पापा हमेशा कहते थे, गलती करने वाला इंसान नहीं, अपनी गलती को छिपाने वाला दोषी होता है। और आज विवान ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। कोर्ट में सन्नाटा था। विवान की आंखें नम थीं। वो आगे बढ़ा और राहुल को गले लगा लिया। भाई, माफ कर दे। राहुल बोला, तूने माफी मांग ली, बस अब खुद को भी माफ कर। अवनी ने ये सब देखा और उसकी आंखें भर आईं। वो बोली, राहुल, तू सच में अलग है। तूने नफरत के बदले इंसानियत दिखाई है। राहुल मुस्कुराया। अगर माफ करना सीख लिया तो शायद मेरे पापा की आत्मा को भी सुकून मिलेगा। उसने अवनी की ओर देखा। अब कोई दीवार नहीं हमारे बीच। अवनी ने कहा, अब सिर्फ प्यार। दोनों ने हाथ थाम लिया। कुछ महीने बाद विवान और नंदिनी अपनी नई शुरुआत कर चुके थे। विवान ने शराब और गुस्से से तौबा कर ली थी। वो अनाथ बच्चों के स्कूल में पढ़ाने लगा था, जहां नंदिनी उसकी मदद करती थी। दोनों के बीच अब सुकून था। एक दिन नंदिनी ने मुस्कुराकर कहा, देखा, अब तो सच में अच्छा इंसान बन गया है। विवान बोला, तूने जो भरोसा किया वही मेरी नई जिंदगी की वजह बना। उधर राहुल और अवनी ने अपनी छोटी सी दुनिया बसा ली थी। अवनी का स्कूल अब चलने लगा था। छोटे छोटे बच्चे हर दिन वहां आते और अवनी उन्हें वही सिखाती जो जिंदगी ने उसे सिखाया था। प्यार और माफ़ी दोनों ज़रूरी हैं। राहुल ने उसके लिए नया क्लासरूम बनवाया। वो बोला, अब इस स्कूल का नाम क्या रखोगी? अवनी मुस्कुराई, मेहर स्कूल, तुम्हारे पापा के नाम पर। राहुल ने उसकी ओर देखा, आंखों में नमी और मुस्कान दोनों थे।
तूने आज मेरा दिल जीत लिया अवनी। वो बोले, प्यार जीतना नहीं, निभाना होता है। दोनों हंस पड़े। शाम को दोनों मंदिर गए। राहुल ने भगवान के आगे सिर झुकाया और कहा, आज अगर पापा होते तो कहते, बेटा, जिंदगी जीतने से नहीं माफ करने से बड़ी होती है। अवनी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, और तूने वही सिखाया सबको। मंदिर की घंटियां बज रही थी, हवा में ठंडक थी, पर दिलों में सुकून था। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। कभी किसी की गलती माफ कर देना, क्योंकि माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है। और सच्चा प्यार वो होता है जो हर दर्द के बाद भी साथ खड़ा रहे।